ठीक है, आज हमारा टॉपिक है हॉट शॉर्टनेस। हॉट शॉर्टनेस में क्या होता है, अभी तक हमने जो डेवलपमेंट ऑफ अलॉयज की थी वो की थी हमने स्लो कूलिंग में। किसमें की थी? स्लो कूलिंग में। अब स्लो कूलिंग में क्या होता है, धीरे धीरे जो है, जो ग्रेन का स्ट्रक्चर अगर आपको याद होगा तो धीरे धीरे क्या था, यहाँ पे निकल था 98%, ठीक है, फिर आउटर लेयर में आ गया 87, फिर उससे कम में आ गया सपोज 78, फिर 67, और जो लास्ट वाली थी वहां पे आया था 41%। ठीक है, अब हुआ क्या था कि यहाँ पे जो निकल था ये डिफ्यूज कर जाता था। ठीक है, यहाँ पे क्या होती थी, डिफ्यूजन होती थी। और डिफ्यूजन मैंने बताया था दो चीजों पे डिपेंड करती है, एक होता है टेम्परेचर, एक होता है टाइम। Diffusion depends upon two things. First is temperature and second is time. Temperature was high because हम melting point से मैटर को कूल कर रहे थे, और हमारा टाइम इसीलिए था बिकॉज वी हैव स्लो कूलिंग। ये मैं पहले माइक्रोस्ट्रक्चर में बता चुका हूँ। पिछला जो लेक्चर था डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्ट्रक्चर, उससे पहले वाला, उसमें ये मैंने चीज बताई थी। ठीक है, अब हॉट शॉर्टनेस क्या है, हम स्लो कूलिंग नहीं करके हम रैपिड कूलिंग करेंगे। रैपिड कूलिंग करेंगे, और वी कैन से स्लो का ऑपोजिट हो गया हमारा फास्ट। ठीक है, नाउ अब होता गया हॉट शॉर्टनेस में, हम क्या करते हैं, हम आयरन जो निकालते हैं वो हम निकालते हैं आयरन ओर से। ये भी हम करेंगे बाद में, कितने टाइप्स के ओर होते हैं और क्या क्या टाइप्स होती हैं। जो आयरन ओर होता है इसमें सिर्फ आयरन ही नहीं होता, अदर मिनरल्स भी होते हैं, अदर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, तो होता क्या है बेसिकली, जहां से हम आयरन ओर निकालते हैं, हमारी अर्थ में एक एलिमेंट होता है, उसको हम कहते हैं सल्फर। सल्फर जो है वो अर्थ की क्रस्ट में पाया जाता है। अर्थ की क्रस्ट में पाया जाता है जहां पे ओर्स वगैरह होते हैं। ठीक है, काफी अबंडेंट अवेलेबल है और अर्थ की क्रस्ट पे पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूँ चार्ट में। आयरन ओर, आयरन ओर में क्या होगा हमारा, सल्फर मेन जो है वो होगा सल्फर। अब सल्फर क्या करता है, सल्फर रिएक्ट्स विद आयरन एंड फॉर्म आयरन सल्फाइड। Sulfur reacts with iron and form iron sulfide, which accumulates at grain boundary. ये जो मेरा सैंपल है तो यहाँ पे क्या होगा, ग्रेन बाउंड्री होगी इसमें, तो जहां ग्रेन बाउंड्री होगी वहां पे FeS हो जाएगा। ठीक है, FeS हो जाएगा। और जैसे ही हम इस मटेरियल की, ये जो जिसमें सल्फर कंटेंट है, इस मटेरियल की हम हॉट वर्किंग करते हैं, क्या करते हैं, हॉट वर्किंग करते हैं। मैंने बताया था तीन तरह की वर्किंग होती है, हॉट, वार्म एंड कोल्ड। जैसे ही हम इस मटेरियल की हॉट वर्किंग करते हैं तो क्या होता है, सल्फर FeS गेट्स मेल्टेड, एंड ये जो मटेरियल है इसमें क्रैक्स आ जाते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाते हैं, माइक्रो क्रैक्स। और जब इसमें माइक्रो क्रैक्स आ जाती हैं तो मटेरियल फेल्स लाइक ब्रिटल मटेरियल, ब्रिटल फेलियर हो जाता है इसका। तो इन शॉर्ट जो हॉट शॉर्टनेस होती है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, उससे क्या होता है, मटेरियल हमारा ब्रिटल हो जाता है। हॉट शॉर्टनेस से हमारा मटेरियल जो है वो ब्रिटल हो जाता है, ब्रिटल हो जाएगा। ठीक है, इसकी थ्योरी लिख लो, मैं डिक्टेट करता हूँ। सल्फर इज present in nature, sulfur is present in nature in large amount, so there is some amount of sulfur present in each material, so there is
some amount of material present in each material. So there is some amount of sulfur present in each material. Sulfur when reacts with iron, forms iron sulfide, which is having low melting point. Low melting point. ठीक है। FeS gets accumulated at the grain boundary. FeS gets accumulated at the grain boundary, and upon hot working such material, micro cracks will appear, and material will fail like brittle fracture. This phenomena is known as hot shortness. इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं? हॉट शॉर्टनेस। ठीक है। अब इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं? वी ऐड मैंगनीज। सिंबल याद रखना इसका। मैंगनीज और मैग्नीशियम में कंफ्यूजन हो जाती है कई बार। We add manganese. Manganese reacts with sulfur, and produces MnS. Which is having high melting point. ठीक है? Which is having high melting point. Therefore brittle fracture is eliminated. ठीक है? दूसरी बात यह है, मैंगनीज इज हैविंग लो shear strength. ये याद रखना, बाद में भी काम आएगा। मैंगनीज इज हैविंग लो shear strength. ठीक है? This leads to improvement in machinability. Machinability क्या होती है? How easily the material is machined. ठीक है? Next point. When we increase manganese, steel becomes stronger and stronger. When there is 12% of manganese, the steel is known as Hadfield steel. This is very important. Steel is known as Hadfield steel, used for making bulldozer rolls and earth moving equipment parts. जैसे हमारी जेसीबी होती है, जिसको हम जेसीबी कहते हैं, जेसीबी का आगे जो पंजा बना होगा ना, वो हेडफील्ड स्टील का बना होता है। ये काफी हार्ड होता है, वेरी हार्ड। और जो हमारी जैसे टनल बोरिंग मशीन्स होती हैं,
बोरिंग मशीन्स, ठीक है, अर्थ बोरिंग मशीन्स, ठीक है, दीज आर नोन एज, इन सब में जो स्टील यूज होता है वो होता है हैडफील्ड स्टील। इन सब में जो स्टील यूज होता है उसका कहते हैं हम हैडफील्ड स्टील। या ठीक है। नेक्स्ट इज, अब होता क्या है, जब हम आयरन से स्टील, जब हम स्टील बनाते हैं आयरन ओर से, तो नंबर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन होती हैं। उसके कारण क्या होता है, देयर इज अ टेंडेंसी टू कैप्चर ऑक्सीजन, देयर इज अ टेंडेंसी टू कैप्चर ऑक्सीजन। कोई भी चीज आप बाहर रखो, उसकी ये है कि ऑक्सीजन एक रिएक्टिव गैस है जो हमारे एटमॉस्फेयर में पाई जाती है, तो कभी भी उसको मौका मिले तो वो किसी भी चीज से रिएक्ट कर जाती है, ठीक है। आप नेचर में भी देखोगे कि कईयों की जल्दी जल्दी जो है वो रिएक्शन हो जाती है कई चीजों की ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। तो हम करते क्या, बेसिकली जो स्टील है उसमें हमें ऑक्सीजन नहीं चाहिए। क्यों? स्टील के साथ ऑक्सीजन का रिएक्शन हमें नहीं चाहिए। रीजन क्या है? क्योंकि जब आयरन ऑक्सीजन से मिल जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? रस्ट। हाँ, तो क्या ये हमें चाहिए मेटल में? नहीं चाहिए ना, ठीक है। नहीं। सो वी डोंट नीड ऑक्सीजन टू रिएक्ट विद स्टील, सो सिलिकॉन इज एडेड। Silicon is added to steel to remove oxygen. To remove oxygen, ठीक है, to remove oxygen. If removal is complete, if removal of oxygen is complete, steels are called sorry, steels are called killed steels. Killed steels, ठीक है। If there is partial removal, steels are called semi-killed steels. Semi-killed steels, ठीक है, killed steels and semi-killed steels. Next is ASTM designation for testing. ASTM designation for steels, ठीक है। एक और बार क्वेश्चन आया हुआ है इसका, ASTM की फुल फॉर्म क्या होती है? अमेरिकन सोसाइटी फॉर टेस्टिंग मटेरियल। अमेरिकन सोसाइटी फॉर टेस्टिंग मटेरियल्स, इसको हम कहते हैं ASTM डेजिग्नेशन। सपोज वी हैव X X X एंड X, ये 4 नंबर होते हैं, ठीक है। जो फर्स्ट नंबर होता है वो हमें बताता है मेजर अलॉइंग एलिमेंट, मेजर अलॉइंग एलिमेंट, और लास्ट 2 एलिमेंट्स जो हैं वो बताते हैं परसेंटेज ऑफ कार्बन इन एलॉय, परसेंटेज ऑफ कार्बन इन एलॉय। जैसे हमारे पास है 3 2 हो गया 4 1, 3 2 4 1, तो ये हमें कोई अलॉय बताएगा, ये मेजर अलॉइंग एलिमेंट होगा, और ये जो 2 होंगे ये परसेंटेज ऑफ कार्बन बताएंगे। मतलब इसमें कितना है? 0.41% ऑफ कार्बन, 0.41% ऑफ कार्बन, ठीक है। और ये अलॉयज के लिए है, दीज आर फॉर स्टील अलॉयज, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड, जैसे हमारे पास आ जाता है 2, अगर 2 से स्टार्ट होगा तो हमारा आ जाएगा निकल स्टील। स्टील में मेजर अलॉइंग एलिमेंट है निकल। अगर 3 से स्टार्ट होगा तो आएगा हमारा निकल और क्रोमियम स्टील। अगर 3 1 से शुरू होगा तो दिस इज बी हवर हैड फील्ड स्टील,
अब एक और चीज मैंने बताई थी, हैडफील्ड स्टील में क्या होता है, मैंगनीज होता है 12%। ठीक है, 4 से शुरू होगा तो हमारा होगा मॉलिबेडनम स्टील। और भी बहुत होते हैं, बट ये 4-5 ही मैं बता रहा हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए, कभी आ जाए तो क्या करना है। अगर 5 से शुरू होगा तो क्रोमियम स्टील, क्रोमियम स्टील। ठीक है, ठीक है। ठीक है। निकल स्टील, निकल क्रोमियम स्टील, हैडफील्ड स्टील, मॉलिबेडनम स्टील, और 5 से अगर शुरू होगा तो होगा क्रोमियम स्टील। ठीक है, तो ऐसे हम डेजिग्नेशन देते हैं, जैसे लिखेगा 5, 1, फिर उसके बाद आ जाएगा 3, 2। तो इसमें मेजर कौन सा है हमारा, क्रोमियम। 1 से कोई दूसरा एलिमेंट होगा उसको हम कहेंगे माइनर अलाइंग एलिमेंट, और इसमें परसेंटेज कितनी है, 0.32% ऑफ कार्बन, 0.32% ऑफ कार्बन। ठीक है, ठीक है। ठीक है। चले नेक्स्ट। तो अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है टाइप्स ऑफ कास्ट आयरन, टाइप्स ऑफ कास्ट आयरन। ठीक है, सबसे पहला और फॉरमोस्ट जो आता है वो आता है हमारे पास ग्रे कास्ट आयरन, ग्रे कास्ट आयरन। ठीक है, व्हाट इज ग्रे कास्ट आयरन, द कार्बन कंटेंट जो है इसमें वेरी करता है 2.5 टू 4.0 परसेंटेज वेट कार्बन। ठीक है, और जो सिलिकॉन है, इसमें सिलिकॉन क्यों ऐड करेंगे, सिलिकॉन क्यों ऐड करेंगे, सिलिकॉन ऐड करेंगे ऑक्सीजन को रिमूव करने के लिए। ठीक है, जर्नली जर्नली परसेंटेज के क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है ग्रे कास्ट आयरन में कि कार्बन किस फॉर्म में होता है। तो कार्बन इन ग्रे कास्ट आयरन, लिखो इन ग्रे कास्ट आयरन कार्बन अपीयर्स इन फ्री और फ्लेक फॉर्म, फ्री और फ्लेक फॉर्म, which causes low strength and ductility, low strength and ductility। अब दूसरी बात यह है कि वाई कास्ट आयरन नोन एज ग्रे कास्ट आयरन, बिकॉज ऑफ इट्स अपीयरेंस। ये दिखने में ग्रे शेड में होता है, इसीलिए हम इसको कहते हैं ग्रे कास्ट आयरन। ठीक है, एंड दीज फ्लेक्स आर सराउंडेड बाय, these flakes are surrounded by alpha ferrite and perlite matrix, perlite matrix। These flakes are surrounded by alpha ferrite and perlite matrix, perlite matrix। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट जो आता है इसमें कि जो ग्रे कास्ट आयरन है, इट इज वीक, इट इज वीक एंड ब्रिटल इन टेंशन। ग्रे कास्ट आयरन is weak in tension and is brittle। ठीक है, अब जो इसकी ग्रेफाइट फ्लेक्स होती हैं, ठीक है, ये जो ग्रेफाइट फ्लेक्स होती हैं, ठीक है, तो जो ग्रेफाइट प्लेट्स की टिप्स होती हैं, टिप्स, these serve as a points of stress concentration। यहाँ पे स्ट्रेस कंसंट्रेशन हो जाती है। ठीक है, अब हम इसको एनालॉजी के तरीके से समझेंगे जो आसानी से समझ आएगा। वैसे तो आप रिसर्च पेपर पढ़ोगे तो बहुत कुछ है माइक्रो स्ट्रक्चर में,
ठीक है, अब एनालॉजी से समझते हैं कि ये वीक इन टेंशन एंड इज ब्रिटल बट इन कंप्रेशन इट इज स्ट्रॉन्ग। अब देखो, ये हमारे पास एक चीज है, ये हमारे पास एक फ्लेक आ गया और ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर में दूसरा फ्लेक आ गया, ठीक है, और हमें इन दोनों को तोड़ना है। अभी हम फोर्सेस लगाना शुरू करते हैं। एनालॉजी है, ऐसा होता है नहीं होता है वो बात की बात है, आप समझने के लिए समझो। पहले हमने इस पे लगाई टेंशन फोर्स, हमने इसको ब्रेक करना, ठीक है, और नॉर्मल हमारे पास एक ये पीस आया और इस पे हमने फोर्स लगाई, ठीक है, एक नॉर्मल स्टील का पीस ले लिया हमने और इस पे हमने फोर्स लगाई। ये 1 है और ये 2 है। आप ये बताइए इन दोनों में से कौन कौन जल्दी टूटेगा? इन दोनों में से कौन सा जल्दी टूटेगा? विच विल ब्रेक इजीली? देख के ही पता चलेगा कौन सा। ये सेकंड। वाला, हाँ, यहां से टूट जाएगा ये। क्यों? हम्म। क्योंकि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कितना है? एक ही है। यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कितने हैं? ज्यादा, हाँ। है ना? तो ये वाला जो है इसका फेलियर टेंशन में जल्दी होगा, टेंशन में जल्दी होगा। अब ये यही चीज में हम क्या करेंगे, हम कंप्रेसिव फोर्स लगा देंगे, हम कंप्रेसिव फोर्स लगा देते हैं, ठीक है। अब होता क्या है, जब ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है तो ये बाकी हेक्सागोनल स्ट्रक्चर से जुड़ा होता है। नेक्स्ट पेज पे बात करें। ये जो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है ऐसे, ये बाकी स्ट्रक्चर्स के साथ जुड़ा होता है, ठीक है। दिस इज एन एनालॉजी टू अंडरस्टैंड थिंग्स, दिस इज मे नॉट बी द ट्रू पिक्चर ऑफ थिंग्स, बट ये एक एनालॉजी है चीजों को समझने के लिए। सपोज ये जुड़ा है, यहां से ये जुड़ा है, ठीक है, ये कार्बन जुड़ा है ऐसे, ये सब हेक्सागोनल है, ठीक है। अब मैंने यहां से एक फोर्स लगाई, फोर्स भेजी मैंने इसको तोड़ने के लिए, ठीक है। अब मैंने एक फोर्स भेजी, तो जैसे मैंने ये फोर्स भेजी तो ये फोर्स यहां और यहां डिस्ट्रीब्यूट होगी। समझ आई मेरी बात? हाँ जी, हाँ जी। ये फोर्स जो आई यहां तक आई ट्रांसमिट, पहले स्ट्रेस वाले पॉइंट तक आई, फिर यहां से ये फोर्स यहां डिस्ट्रीब्यूट होगी, और जब ये फोर्स इस पॉइंट पे पहुंची तो ये यहां और यहां डिस्ट्रीब्यूट होगी, ठीक है, फिर ये यहां और यहां डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो टेंशन कंप्रेशन में क्या हो रहा है, हमारी फोर्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बढ़ती जा रही है, यहां से लेके यहां तक फोर्स आते आते वीक हो जाती है। इसका मतलब क्या है, जब हम कंप्रेसिव फोर्स लगाते हैं, जब हम कंप्रेसिव फोर्स लगाते हैं तो मटेरियल क्या होगा, मटेरियल स्ट्रांग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मटेरियल कंप्रेसिव फोर्स को रेजिस्ट कर पाता है, मटेरियल कंप्रेसिव फोर्स को रेजिस्ट कर पाता है, ठीक है। सो ग्रे कास्ट आयरन इज स्ट्रांग इन कंप्रेशन, कंप्रेशन में ये काफी स्ट्रांग होता है, कंप्रेशन में ये टूटता नहीं है, ठीक है, ठीक है। सो दिस इज अवर ग्रे कास्ट आयरन का स्ट्रक्चर, ठीक है। अब हम इसी पे आगे नेक्स्ट चीज की बात करते हैं कि अगर ये कंप्रेसिव है, प्लस एक और इसमें चीज होती है, इट हैज एक्सीलेंट का मतलब क्या होता है? बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट वाइब्रेशन डैम्पिंग कैपेसिटी, ठीक है। एक बुक में ग्राफ देखा था मैंने कि ग्रे कास्ट आयरन में अगर डैम्पिंग देखेंगे, अगर हम, उसने डैम्पिंग का बनाया था, एक ग्रे कास्ट आयरन था, एक स्टील था। अगर हम वाइब्रेशन भेजते हैं तो ग्रे कास्ट आयरन की यहां तक जाती है और स्टील की जो है वो यहां तक जाती है,
ग्रे कास्ट आयरन की पहले काफी वाइब्रेशन जो है वो खत्म हो जाती है। ग्राफ गलत बनाया मैंने, वाइब्रेशन ऐसे कम होनी चाहिए। ठीक है, तो वाइब्रेशन जो है वो कम हो जाती है। ठीक है, सो इट हैज एक्सीलेंट वाइब्रेशन डैम्पिंग कैपेसिटी, इट हैज एक्सीलेंट वाइब्रेशन डैम्पिंग कैपेसिटी। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट इसका ये आता है, इसी कारण हम क्या करते हैं, मशीन बेड्स आर मेड अप ऑफ ग्रे कास्ट आयरन। मशीन बेड्स आर मेड अप ऑफ ग्रे कास्ट आयरन। ऐसा क्यों? क्योंकि जब हम टूल चलाते हैं, गियर चलाते हैं, ऊपर चक्र चल रहा है लेथ मशीन में जैसे, तो वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, वाइब्रेशन। और वाइब्रेशन में सपोज मैंने नट लगाए हैं यहाँ पे और ये हमारा बेड है, तो वाइब्रेशन यहाँ से जाएगी नीचे तक। अगर वाइब्रेशन ज्यादा होगी तो मशीन की फाउंडेशन भी खराब हो जाएगी और हिलेगी भी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम ग्रे कास्ट आयरन बनाते हैं। तो जो वाइब्रेशन यहाँ पे सपोज अगर 10 यूनिट्स है वाइब्रेशन की, 10 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है उसकी, तो यहाँ पे जाते जाते हो सकता है एक रह जाए या 0 पॉइंट समथिंग रह जाए। ठीक है, तो मशीन का जो नीचे फाउंडेशन है वो सेफ रहती है और वाइब्रेशन जो है वो ट्रांसमिट नहीं होती। ठीक है, इसीलिए हम मशीन के बेड बनाते हैं ग्रे कास्ट आयरन के। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, और जो पहले लिखवाया मैंने, कार्बन इज इन द फ्री और फ्लेक फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट हैज हाई वियर रेजिस्टेंस। हाई वियर रेजिस्टेंस, हाई वियर रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, जब हम इस पे कोई चीज घिसाएंगे या यूज करेंगे इसको, तो इसकी वियर एंड टीयर कम होगी। अब वियर एंड टीयर कम होने से क्या हो जाता है, हमारी लाइफ बढ़ जाती है इंस्ट्रूमेंट की, है ना। ठीक है ना, आप फोन में गोरिल्ला ग्लास क्यों लगाते हो? कहते हैं ना गोरिल्ला ग्लास का फोन बड़ा सही होता है। क्यों होता है सही? रीजन, नॉर्मल ग्लास क्यों नहीं लगाते हम? थोड़ा सा मोटा होता है वो, मोटा भी होता है, उसकी वियर रेजिस्टेंस, उस पर स्क्रैच नहीं पड़ते इतनी जल्दी, तो वियर एंड टीयर उसका कम होता है। अगर वियर एंड टीयर कम है तो लाइफ क्या हो जाती है, जल्दी स्क्रैचेस नहीं पड़ते उसमें। हाँ, और लाइफ जो है वो इंक्रीज हो जाती है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट हैज हाई वियर रेजिस्टेंस। ठीक है, क्लियर। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट हमारा आ जाता है कि ग्रे कास्ट आयरन का। ठीक है, ये हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे ग्रे कास्ट आयरन का। पहला था फ्री और फ्लेक फॉर्म, दूसरा था हाई वियर रेजिस्टेंस, और तीसरा था इट इज यूज्ड टू मेक द बेड्स ऑफ मशीन्स। ठीक है, बिकॉज इट हैज वेरी हाई स्ट्रेंथ अंडर कंप्रेसिव लोड, वेरी हाई स्ट्रेंथ अंडर कंप्रेसिव लोड। ठीक है, इसलिए हम ग्रे कास्ट आयरन को इतना इंपॉर्टेंस देते हैं। काफी चीजें ग्रे कास्ट आयरन की बनी होती हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट हमारा जो कास्ट आयरन का नेक्स्ट टाइप है वो है व्हाइट कास्ट आयरन। व्हाइट कास्ट आयरन, नेक्स्ट इज अवर व्हाइट कास्ट आयरन। इट इज हार्ड एंड ब्रिटल, इट इज हार्ड एंड ब्रिटल। माइक ऑफ कर दो, आवाज आ रही है। इट इज हार्ड एंड ब्रिटल एंड कंटेन्स large amount of cementite, large amount of cementite, large amount of cementite। cementite की फॉर्म क्या होती है, Fe3C, और इसी को हम कहेंगे कार्बन इन कंबाइंड फॉर्म, कार्बन इन कंबाइंड फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, इट हैज गुड वियर रेजिस्टेंस, इट हैज गुड वियर रेजिस्टेंस, it has good wear resistance। ठीक है, when it is heat treated, when it is heat treated, heat treatment करते हैं जब इसका, वो भी हम पढ़ेंगे क्या होता है ट्रीटमेंट। martensite is formed, martensite is formed when it is heat treated, martensite is formed। ठीक है, जब ये टूटता है तो जहां से ये फ्रैक्चर होता है ना, वहां से व्हाइट व्हाइट दिखना शुरू हो जाता है, इसीलिए इसका नाम है व्हाइट कास्ट आयरन।
इसलिए इसका नाम है वाइट कास्ट आयरन। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारा चिल्ड कास्ट आयरन। चिल्ड कास्ट आयरन, कास्ट आयरन। ठीक है। चिल्ड कास्ट आयरन क्या होता है? जब ग्रे कास्ट आयरन को हम फ्रीज करते हैं व्हाइट कास्ट आयरन की तरह ड्यू टू चिलिंग एक्शन। लिखो, व्हेन ग्रे कास्ट आयरन is forced to freeze as white cast iron, it is known as chilled cast iron. 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 ठीक है। It is known as chilled cast iron. ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मैलेबल कास्ट आयरन। मैलेबल कास्ट आयरन, नेक्स्ट इज मैलेबल कास्ट आयरन। अच्छा, मैंने एक चीज डिस्कस करनी थी यहाँ पे। दो चीजें होती है, एक होता है डक्टाइल और एक होता है मैलेबल। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डक्टाइल एंड मैलेबल? डक्टाइल में क्या होता है? कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। मैलेबल का क्या होता है? ड्रॉन इनटू शीट्स। ड्रॉन इनटू शीट्स, ठीक है, उसको हम कहते हैं मैलेबल। तो ये वो कास्ट आयरन है, ठीक है, जिसकी हम मैलेबिलिटी होती है। ठीक है, इट इज फॉर्म्ड बाय हीट ट्रीटमेंट ऑफ ग्रे कास्ट आयरन, हीट ट्रीटमेंट ऑफ व्हाइट कास्ट आयरन, हीट ट्रीटमेंट ऑफ व्हाइट कास्ट आयरन, ठीक है। व्हाइट कास्ट आयरन, ठीक है। अब इसमें कार्बन का स्ट्रक्चर क्या होता है? जो ग्रेफाइट होते हैं उसके राउंडेड क्लम्प्स बन जाते हैं। ठीक है, लिखो ग्रेफाइट। ग्रेफाइट का मतलब कार्बन की फॉर्म है ना ग्रेफाइट, एलोट्रॉप्स। ग्रेफाइट फॉर्म्स राउंडेड क्लम्प्स। क्लम्प्स का मतलब होता है जैसे हम पेज को इकट्ठा करके रख देते हैं ना, ठीक है। सो इट हैज बेटर डक्टिलिटी, and machinability is good. And machinability, ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारा जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, यह है फिफ्थ टाइप है शायद, है ना। नेक्स्ट आता है डक्टाइल और नहीं, 7th है। कैसे? सेवंथ होगी फिर। नोडुलर और स्फेरॉइडल कास्ट आयरन, ये तीनों नाम है। जहां पे ये चीज देखोगे तो आंसर एक ही होगा। अब हम क्या करते हैं यहाँ पे डक्टिलिटी की बात करते हैं। डक्टिलिटी कैसे होगी? एडिंग, ये भी क्वेश्चन आता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ मैग्नीशियम एंड सीरियम Mg and Ce, small amount of magnesium and cerium to grey cast iron, ठीक है, बिफोर कास्टिंग, ठीक है, बिफोर कास्टिंग। तो जो माइक्रो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाता है। चेंजेस माइक्रो स्ट्रक्चर, ठीक है। और जब माइक्रो स्ट्रक्चर चेंज हो गया तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज होगी, ठीक है। अब ग्रेफाइट क्या करता है हमारा? ग्रेफाइट फॉर्म्स या कार्बन फॉर्म्स स्फीयर्स और नोड्यूल्स,
स्फीयर्स और नोड्यूल्स, ठीक है, इंस्टेड ऑफ फ्लेक्स। फ्लेक्स नहीं बनाता यहाँ पे, यहाँ तो स्फीयर की तरह बनाएगा या नोड्यूल्स बनाएगा। ऐसी शेप को हम स्फेरॉइड्स भी कहते हैं, SPHEROIDS, ठीक है, नोड्यूल्स। और ये नोड्यूल क्या करते हैं, ठीक है, ये नोड्यूल्स क्या करते हैं, दे इंक्रीज डक्टिलिटी, दे इंक्रीज डक्टिलिटी, ठीक है, ठीक है, दे इंक्रीज डक्टिलिटी, ठीक है, दे इंक्रीज डक्टिलिटी। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, मैग्नीशियम और सीरियम ऐड करना है ग्रे कास्ट आयरन में, जिससे माइक्रोस्ट्रक्चर चेंज होगा और स्फीयर्स और नोड्यूल्स बनेंगे। इसको हम रोसेट फॉर्म भी कहते हैं। ऐसे हमारा स्ट्रक्चर है तो ऐसे 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 ना कुछ कुछ रिबन लाइक स्ट्रक्चर आ जाते हैं इसमें, ठीक है, इसको रोसेट फॉर्म भी कहते हैं, ROSET, और रोसेट फॉर्म, ठीक है, और रोसेट फॉर्म, ठीक है, ठीक है। अच्छा जी। नेक्स्ट आ जाता है हमारा, नेक्स्ट पता नहीं कौन सा नंबर है, नेक्स्ट आता है कॉम्पैक्टेड ग्रेफाइट आयरन, CGI, ठीक है। इट हैज worm like और वर्मिकुलर स्ट्रक्चर, ठीक है। सिलिकॉन की परसेंटेज होती है इसमें 1.7 to 3%। परसेंटेज वेट ही होगी हमेशा जब भी बात करेंगे हम यहाँ पे, और कोई परसेंटेज की नहीं करते, ठीक है। और कार्बन की परसेंटेज रहती है 3.1 to 4.0% वेट, ठीक है। अब इसका जो माइक्रो स्ट्रक्चर होता है ये इंटरमीडिएट होता है नोडुलर और ग्रे के बीच में, कुछ नोडुलर फॉर्म में होता है, कुछ ग्रे की फॉर्म में होता है। सबसे इंपॉर्टेंट, इट हैज हाई थर्मल कंडक्टिविटी, इट हैज हाई थर्मल कंडक्टिविटी, it has high thermal conductivity and better resistance to thermal shock. It has better resistance to thermal shock, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, it shows lower oxidation, at high temperatures, Low oxidation at high temperatures, at high temperature. lower oxidation at high temperatures, lower oxidation at high temperature, High temperature. ठीक है। नेक्स्ट हम लिखते हैं किश, ठीक है। अब इससे पहले हम बात करेंगे कि इससे के पहले क्या होता है, हम कार्बन इक्विवेलेंट की बात करते हैं। एक फॉर्मूला होता है उसको कहते हैं कार्बन इक्विवेलेंट, इट इज इक्वल टू परसेंटेज ऑफ कार्बन प्लस 1/3 ऑफ परसेंटेज ऑफ सिलिकॉन प्लस P, परसेंटेज ऑफ कार्बन प्लस 1/3 ऑफ सिलिकॉन प्लस P। व्हेन वी ऐड सिलिकॉन, जब हम सिलिकॉन ऐड करते हैं, ठीक है, तो यू टैक्टिक पॉइंट कहाँ था, स्टील वाले रीजन में क्या ग्रे कास्ट आयरन वाले रीजन में, शिफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट, ठीक है, ठीक है। और ग्रेफाइट जो है वो कम मिलता है, कार्बन परसेंटेज जो है वो कम मिलती है, ठीक है, ठीक है, शिफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट। अब जब लेफ्ट पे हमारी जो है डायग्राम में वो शिफ्ट हो जाएगा तो क्या होगा हमारा,
graphite formation takes place at much lower percentage of carbon. ठीक है, अब एट रेड हॉट कंडीशन, जब मेटल मेल्टेड ही है कंडीशन, क्या होता है, जो ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट जंप्स ओवर molten metal and forms a sparkle, एक चिंगारी से निकलती है, ठीक है, दिस इज नोन एज किश, दिस इज नोन एज किश, ठीक है। तो जो स्पार्कल होता है, जो स्पार्कल्स निकलते हैं हमारे, चिंगारियां से निकलती हैं फुलझड़ियों की तरह, उसको हम कहते हैं किश, ठीक है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, जब हम सिलिकॉन ऐड करते हैं, सिलिकॉन एडिशन से क्या होता है, एक तो ग्रेफाइटाइजेशन होती है। ग्रेफाइटाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जो ग्रेफाइट है वो इंक्रीज हो जाता है, कार्बन इंक्रीज हो जाएगा, कार्बन जल्दी बनेगा, ठीक है, कार्बन जो है वो जल्दी बनेगा आयरन कार्बन डायग्राम में। और जो नेक्स्ट चीज जो होती है सिलिकॉन ऐड करने से, हार्डनेस इंक्रीज होती है, हार्डनेस इंक्रीजेस, ठीक है, हार्डनेस इंक्रीजेस। बाकी मैंने बता दिया था, अगर ऑक्सीजन निकाल दें, ठीक है, उससे भी ऑक्सीजन, और तीसरी चीज क्या होती है, ऑक्सीजन रिमूवल भी होता है, ठीक है ना। तो ये तीन चीजें सिलिकॉन करता है, ग्रेफाइटाइजेशन, हार्डनेस इंक्रीज होगी, ठीक है, अगर हार्डनेस इंक्रीज होगी तो कम क्या होगा, फिर डक्टिलिटी कम होगी, डक्टिलिटी, सॉफ्टनेस कम होगी, ब्रिटलनेस बढ़ेगी, ठीक है, ठीक है। अगर सिलिकॉन कार्बन ऑक्सीजन पूरी तरह से निकालता है तो उसको हम क्या कहते हैं, किल्ड स्टील। अगर नहीं निकालता तो, अगर पार्शियल निकालता है तो सेमी किल्ड स्टील्स, अगर पार्शियली निकालता है तो सेमी किल्ड स्टील, हाँ ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जो है, समझ आ गया ना किस क्या होता है। हाँ जी, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इफेक्ट्स ऑफ अलाइंग एलिमेंट्स इन स्टील। स्टील में जब हम अलग अलग चीजें डालते हैं तो क्या इफेक्ट होता है, तो पहला आ जाता है हमारा सिलिकॉन, सिलिकॉन का भी बताया मैंने, ठीक है, क्या होती है, ऑक्सीजन रिमूव करता है, कास्ट, सॉरी, स्टील में क्या होता है, स्टील में अलग रहता है, स्टील में क्या होता है, इट इंप्रूव्स ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, इट इंप्रूव्स ऑक्सीडेशन रेजिस्टेंस, ठीक है, एंड स्ट्रेंथन्स, स्ट्रेंथ बढ़ती है ना, स्ट्रेंथन्स लो एलॉय स्टील्स, ठीक है। सेकंड आ जाता है कॉपर, कॉपर का है, इट इज एंटी कोरोसिव एजेंट, एंटी कोरोसिव एजेंट, ठीक है, कोरोजन को रोकता है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। थर्ड आ जाता है हमारा वेनेडियम, ठीक है, वेनेडियम क्या करता है, हार्डनेस इंक्रीज करता है, हार्डनेस इंक्रीज करता है, ठीक है, प्रमोट्स फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर्स, प्रमोट्स फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर्स which leads to stronger material, which leads to stronger material, मटेरियल, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है निकल, तीसरा चौथा शायद, नेक्स्ट आता है हमारा निकल। निकल जो है पहला काम करता है ऑस्टेनेटिक स्टेबलाइजर,
ऑस्टेनिटिक स्टेबलाइजर, आईएएस में क्वेश्चन आया था इसका, ठीक है। इंड्यूसेस टफनेस, इंड्यूसेस टफनेस, एक मिनट होल्ड करना। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं निकल की। निकल इज ऑस्टेनेटिक स्टेबलाइजर, इंड्यूसेस टफनेस, करोजन रेजिस्टेंस, ठीक है, स्ट्रेंथन्स सॉलिड सॉल्यूशन एंड इंक्रीजेस टेंडेंसी टू रिटेन ऑस्टेनेट विद हायर परसेंटेज ऑफ कार्बन। मॉलिब्डेनम क्या करता है, कोर्स ग्रेन स्ट्रक्चर को रेजिस्ट करता है। वर्ड्स को ध्यान से पढ़ना, कोर्स ग्रेन स्ट्रक्चर बनाता नहीं है, कोर्स ग्रेन स्ट्रक्चर को रेजिस्ट करता है। इसका मतलब ये फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर प्रमोट करता है, ऐसे भी लिख सकते हैं। और इंक्रीज करता है हॉट हार्डनेस। अभी हम इसको एक्सप्लेन करेंगे व्हाट इज हॉट हार्डनेस नेक्स्ट स्लाइड में, ठीक है। और कोबाल्ट जो है इट कंट्रीब्यूट्स टू आल्सो रेड हार्डनेस और हॉट हार्डनेस सेम ही होती है, ठीक है। एक ही शक्तिमानी गंगाधर है इस केस में, ठीक है। तो ये सेम ही होती है। तो इसमें क्या रहता है हमारा, व्हाट इज हॉट हार्डनेस और रेड हार्डनेस, ठीक है। ठीक है। अच्छा, तो ठीक है, हाँ जी। तो हॉट हार्डनेस और रेड हार्डनेस क्या होती है, टू रिटेन हार्डनेस एट एलिवेटेड टेम्परेचर। ये हम बाद में भी पढ़ेंगे, तब मैं पूछूंगा आपसे रेड हार्डनेस या हॉट हार्डनेस, हार्डनेस, ठीक है। इट इज टू रिटेन हार्डनेस एट एलिवेटेड टेम्परेचर्स, ठीक है, टेम्परेचर्स। और ये प्रॉपर्टी कहाँ पे यूज होती है, ये प्रॉपर्टी यूज होती है मेजरली टूल्स में, जो बेसिक मशीनिंग है उसमें टूल्स में, प्लस वो जगहें जहाँ पे हाई टेम्परेचर वाली मशीन्स होती है वहां पे यूज होती है, ठीक है, ठीक है। वो वहां पे यूज होती है, ठीक है। तो हॉट हार्डनेस इज द हॉटनेस इज द एबिलिटी टू रिटेन हार्डनेस एट एलिवेटेड टेम्परेचर, टेम्परेचर। ठीक है, एट एलिवेटेड टेम्परेचर, टेम्परेचर। ठीक है। तो ये वहां पे उन मटेरियल्स को बनाने में यूज होती हैं ये चीजें जहां पे हमें हाई टेम्परेचर पे काम करना है, ठीक है। ताकि अगर हम जैसे जैसे हम मशीनिंग करते हैं किसी चीज की तो टेम्परेचर रेज होता है, ठीक है। आप एक प्लास्टिक की रॉड ही लो जो काफी हार्ड है, ठीक है, आप इसको हीट करो तो क्या होगा, जनरली सॉफ्ट हो जाएगी, सॉफ्ट रहती है। हार्डनेस खत्म हो जाती है ना जब किसी भी चीज को। तो वैसे ही मेटल का हिसाब है, हाँ। जब हम मेटल को मशीन करना शुरू करते हैं, किसी चीज को मशीन कर रहे हैं टूल से, तो हार्डनेस क्या हो जाती है, धीरे 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 कम होना शुरू हो जाती है, मटेरियल सॉफ्ट होना शुरू हो जाता है जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाता है। तो रेड हार्डनेस, हार्डनेस वो होती है जो मटेरियल का टेम्परेचर जो है वो रिटेन करके रखती है एट हायर एलिवेटेड टेम्परेचर, ठीक है। इट रिटेन्स द हार्डनेस एट हायर एलिवेटेड टेम्परेचर, ठीक है। क्लियर है ये पॉइंट? हाँ जी। ठीक है। नेक्स्ट लिखो आप, इफेक्ट्स ऑफ alloying elements in cast iron। इफेक्ट्स ऑफ, पहले हमने स्टील के किए, अब हम करेंगे कास्ट आयरन के। सिलिकॉन का मैंने बता दिया था आपको, सिलिकॉन क्या करता है, प्रमोट्स फॉर्मेशन ऑफ फ्री ग्रेफाइट, फ्री या फ्लेक कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, ठीक है। मशीनेबल बनाता है, ठीक है। प्लस इंक्रीजेस फ्लूइडिटी ऑफ मोल्टन मेटल। दूसरा आ जाता है मैंगनीज और मैग्नीशियम में कंफ्यूज नहीं हो जाना। मैंगनीज हार्डनेस बढ़ाता है,
हार्डनेस इंक्रीज करता है। अगर हार्डनेस कैसे इंक्रीज होगी, जब फॉर्मेशन ऑफ कार्बाइड होगा, ठीक है, कार्बाइड मतलब सीमेंटाइट, ठीक है। थर्ड आता है हमारा फॉस्फोरस। फॉस्फोरस फॉस्फोरस क्या करता है, इट हेल्प्स इन फ्लूइडिटी एंड फ्यूजिबिलिटी, helps in fluidity and fusibility। फ्यूजिबिलिटी होता है किसी के साथ बॉन्ड बनाना, जुड़ना। फ्लूइडिटी होता है बहना, जब मोल्टन मेटल बहता है उसको अच्छे से बहने में हेल्प करता है। बट क्या करता है, ब्रिटलनेस लाता है, ब्रिटलनेस लाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास, जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो आता है निकल। निकल क्या करता है, एक्ट्स एज ग्रेफाइटाइजर टू रेजिस्ट corrosion, टू रेजिस्ट corrosion। फिर आता है क्रोमियम। क्रोमियम का पता ही है क्या है, कार्बाइड स्टेबलाइजर, Solvent. स्टेबलाइजर, ठीक है। वियर रेजिस्टेंस, ये सब इंक्रीज करता है, ठीक है। ठीक है। स्ट्रेंथ भी इंक्रीज करता है, हार्डनेस इंक्रीज करता है, ठीक है। ये आ गया क्रोमियम। नेक्स्ट आ जाता है हमारा मॉलिबेडनम। मॉलिबेडनम मॉलिबेडनम क्या करता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ इंप्रूव करता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ इंप्रूव करता है, ठीक है। हार्डनेस देता है कास्टिंग को, ठीक है। टफनेस, फटीग स्ट्रेंथ, ठीक है। ये सारी चीजें इंप्रूव करता है। प्लस मॉलिबेडनम क्या करता है, शिफ्ट करता है, ऑल्सो शिफ्ट्स लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर, lower critical temperature, lower critical temperature in iron carbon diagram, in iron carbon diagram towards higher sides, towards higher side, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ जाता है हमारा कॉपर। कॉपर भी क्या करता है, ग्रेफाइट फॉर्मेशन को प्रमोट करता है, ग्रेफाइट फॉर्मेशन को प्रमोट करता है। और लास्ट आ जाता है हमारा वेनेडियम। वेनेडियम क्या करता है, हार्डनेस इंक्रीज करता है, प्लस स्ट्रेंथ, प्लस मशीनेबिलिटी, हार्डनेस प्लस स्ट्रेंथ प्लस मशीनेबिलिटी। और एक लास्ट हमारे पास रह जाता है, वो मैं पहले भी करा चुका हूँ, मैग्नीशियम और सीरियम, जो हमने किया था नोडुलर कास्ट आयरन में, किया था ना, नोडुलर कास्ट आयरन हाँ में, जी, हाँ जी। ठीक है। क्या था वो, क्या था वो, सेफलाइट कास्ट आयरन। हाँ वो क्या करता है, स्फेरॉइडल डक्टाइल कास्ट आयरन बनाता है। तो इसका मतलब क्या है, मैग्नीशियम एंड सीरियम क्या करते हैं, मैग्नीशियम एंड सीरियम जो है ये क्या करते हैं, डक्टिलिटी इंप्रूव करते हैं, डक्टिलिटी सेकंड। हाँ डक्टिलिटी इंप्रूव करते हैं, बस, ठीक है। तो ठीक है। ये था पूरा आज का लेक्चर। तो कल करेंगे हम माइक्रोस्ट्रक्चर, उसको डेवलपमेंट कैसे करनी है स्टील में, ठीक है। और ठीक बाकी है। चीजें देखेंगे, ठीक है। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड एंजॉय।